देखो, आज हम पढ़ना चालू करेंगे। हाड़ौती के दुर्ग हम पढ़ चुके थे। आज आते हैं हाड़ौती के बाहर की तरफ। हाड़ौती के बाहर की तरफ आते हैं तो सर्वप्रथम हमें जो जिला मिलता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के दो अंग हो चुके हैं। एक तो उसका अंग हो चुका है शाहपुरा। तो अगर बात करें कि शाहपुरा के अंदर कोई दुर्ग है, शाहपुरा के अंदर, तो हाँ, शाहपुरा के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है बनेड़ा का किला। कैसा किला? बनेड़ा का किला। बनेड़ा का किला, देखो कितना बढ़िया नाम है, बनेड़ा का किला। इस किले के बारे में कौन सी चीजें याद रखनी है? नॉर्मल सी बातें इस किले के बारे में याद रखनी है। देखो, बनेड़ा के किले के बारे में सर्वप्रथम पूछा जाता है कि इस किले का निर्माण किसने करवाया। तो इस किले का जो निर्माण है, निर्माण कार्य वो महाराणा कुंभा जी के द्वारा करवाया गया। ठीक है, महाराणा कुंभा जी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। दूसरी चीज इस किले के बारे में याद रखना कि ये राजस्थान का एकमात्र किला है। इस किले के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यही है। कौन सी? कि ये राजस्थान का एकमात्र किला है। राजस्थान का एकमात्र किला जो जिस स्वरूप में बना था वैसे के वैसे रूप में आज भी मौजूद हैं। राजस्थान के ज्यादातर किले अपने उस समय के, जिस समय उनकी बनावट थी उसके रूप से विकृत हो चुके हैं, लेकिन ये राजस्थान का एकमात्र किला है कि जैसी इसकी आकृति थी पहली, जैसे बना था उसी स्वरूप में आज भी क्या है? खड़ा है। उसी स्वरूप में आज भी क्या है? खड़ा है। बस यही इंपॉर्टेंट है याद रखना इस किले के बारे में। राजस्थान का एकमात्र किला जो उसी स्वरूप में है जिस स्वरूप में वो क्या था? बना था। और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस किले के बारे में? तो नॉर्मल बातें याद रखना। देखो कि इस किले को कहा जाता है कुंभा जी के पोते हुए राणा सांगा। राणा सांगा ने कहा जाता है इस किले को करमचंद पंवार को दिया था। राणा सांगा जी ने इसे करमचंद पंवार को भेंट दे दिया था। करमचंद पंवार जी को क्या दे दिया था? भेंट दे दिया था, युद्ध में अपने मदद के उपलक्ष्य में। युद्ध में अपने मदद के उपलक्ष्य में। याद रह जाए। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल किस किले के बारे में? बनेड़ा के किले के बारे में। अब अगर दूसरे किले के बारे में बात करें कि भाई भीलवाड़ा के अंदर कौन सा किला है? शाहपुरा के अंदर हो गया बनेड़ा का किला। अब भीलवाड़ा के अंदर कौन सा किला मौजूद है? कौन सा किला है? तो भीलवाड़ा के अंदर जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उसका नाम है मांडलगढ़। कई नाम है? मांडलगढ़ का किला या मांडलगढ़ का दुर्ग। मांडलगढ़ का किला या मांडलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, अब इसके बारे में एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है? देखो, सर्वप्रथम पहला प्रश्न बनेगा कि मांडलगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बता सकते हो किसने करवाया? मांडलगढ़ के दुर्ग का निर्माण, भाई इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना इस दुर्ग के निर्माण के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। उसमें से सबसे पहली चीज जो अपने को याद रखनी है वो कौन सी चीज? देखो कि मांडलगढ़ के दुर्ग के निर्माण की बात करें तो यहां पर ऐसा कहा जाता है कि पहले के भील सरदार मांडलिया का यहां पर क्या था? राज था। एक कहानी के अनुसार राज था, उनका शासक था। और मांडलिया को कहा जाता है पराजित किया इनके एक मित्र थे जिनका नाम था चंदना गुज्जर। क्या नाम था? चंदना गुज्जर। तो ऐसा लिखा जाता है कि चंदना गुज्जर के द्वारा इस किले का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया? निर्माण। अब यहां पर एक मिला है अपने को एक शिलालेख। यहां पर एक शिलालेख मिला, एक शिलालेख मिला जो कहा जाता है श्रृंग ऋषि के द्वारा लिखा गया है। किस ऋषि के द्वारा? श्रृंग। ये एक यहां पर एक कहा जाता है अभिलेख मिला जो श्रृंग ऋषि के द्वारा ये लिखा गया है। श्रृंग ऋषि के द्वारा अभिलेख लिखा गया है। उसमें यह बताया गया है कि इस दुर्ग की आकृति मंडलाकृत होने के कारण इसे मांडलगढ़ कहा गया। मंडलाकृत मतलब वह कटोरे के आकार की। किस आकार की? यानी श्रृंग ऋषि के अभिलेख से यह पता चलता है कि कटोरे के आकार की आकृति होने के कारण
आकृति के कारण इस दुर्ग को क्या कहकर पुकारा गया? मांडलगढ़ कहकर पुकारा गया। ठीक है, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन इस दुर्ग का निर्माण, ठीक है भाई, मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण, ठीक है, निर्माण का जो आधुनिक निर्माता या वर्तमान के अंदर मेवाड़ के आसपास जितने भी दुर्ग रहे, उन दुर्ग के निर्माण का श्रेय महाराणा कुंभा जी को जाता है। तो इस दुर्ग के समय, आधुनिक समय में महाराणा कुंभा जी ने यहाँ पर निर्माण का खूब कार्य करवाया। याद रह जाए, महाराणा कुंभा जी के द्वारा कार्य करवाया गया। अब मांडलगढ़ के बारे में और कौन कौन से प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो कुछ कुछ चीजें मांडलगढ़ के बारे में याद रखना। देखो, मांडलगढ़ के अगर दर्शनीय स्थानों की बात करें कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर देखने के लिए हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है, वो याद रखना है उंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। उंडेश्वर महादेव जी का मंदिर, ठीक है, ये मंदिर फेमस है, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इस मंदिर के अंदर सिद्ध योगी खूब आते हैं। ये सिद्ध योगी क्या होते हैं? एक तो होते हैं योगी, लेकिन जो मंत्रों की सिद्धि हासिल कर ले, यानी मंत्रों का प्रभाव किस प्रकार, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो मंत्रों का प्रभाव हासिल करना सीख ले, उसे कहा जाता है सिद्ध योगी। क्या कहते हैं? सिद्ध योगी कहते हैं। तो उड्डेश्वर महादेव मंदिर के अंदर बहुत सारे सिद्ध योगी हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं? आते हैं। तो एक तो उड्डेश्वर महादेव का मंदिर है मांडलगढ़ के अंदर। दूसरा, यहाँ पर एक तालाब है जिसका नाम है सागर, एक तालाब है जिसका नाम है सागरी, और एक तालाब है जिसका नाम है देवसागर। क्या नाम है? देवसागर। ये तीनों तालाब कहां पर हैं? तीनों तालाब कहां पर हैं? ये तीनों तालाब याद रखना कहां पर हैं? मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर हैं। तीनों तालाब कौन कौन से? सागर, सागरी और देवसागर। ठीक है, सागर, सागरी, देवसागर, ये तीनों तालाब कहां पर बने हुए हैं? मांडलगढ़ के अंदर बने हुए हैं। इस मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और मंदिर बना हुआ है, यहां पर एक और मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर किसका है? तो याद रखना, एक ऋषभ देव जी का मंदिर है। ऋषभ देव जी का क्या बना हुआ है? ऋषभ देव जी का मंदिर भी कहां पर बना हुआ है? मांडलगढ़ के अंदर बना हुआ है ऋषभ देव जी का। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर एक छतरी है जो भी बड़ी फेमस है, एक छतरी है जो भी बड़ी प्रसिद्ध छतरी है। किसकी? मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। किनकी छतरी? राणा सांगा छतरी वहीं पर बनाई जाती थी जहां पर किसी शासक की मृत्यु होती थी। कहा जाता है जब खानवा का युद्ध खत्म हो जाता है और राणा सांगा वापस अपनी प्रतिज्ञा का बदला लेना चाहते हैं कि मैं बाबर को पराजित करूंगा, उस समय राणा सांगा अत्यधिक घायल अवस्था में पहुंच गए थे। राणा सांगा के पास इतनी सैनिक शक्ति नहीं बची थी और राणा सांगा उस समय ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठे थे कि मैं बाबर से बदला लूंगा। तो उस समय कहा जाता है उनके ही सैनिकों में से किसी ने विष देकर राणा सांगा को भोजन करवा दिया और मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा को मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उस समय कहा जाता है राणा सांगा की छतरी कहां पर बनी? मांडलगढ़ के अंदर बनी। मांडलगढ़ के अंदर राणा सांगा की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और क्या चीज याद रखना है? देखो, मांडलगढ़ दुर्ग इतिहास में क्यों प्रसिद्ध रहा, अगर उसके बारे में पूछा जाए तो मांडलगढ़ इतिहास के अंदर प्रसिद्ध रहा जब मानसिंह कछवा, आमेर शासक मानसिंह कछवा अकबर की सेना का नेतृत्व करने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध की तरफ आते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध प्रारंभ होने से पहले 2 महीने तक मानसिंह कछवा ने यहां बैठकर हल्दी घाटी में किस तरीके से युद्ध लड़ेगी सेना, उनकी व्यू रचना क्या रहेगी, वो सारी योजना यहां पर बनाई थी। यानी हल्दी घाटी के युद्ध से पहले 2 माह तक यहां पर रुके थे। कौन कौन रुके थे? मानसिंह कछवा, मानसिंह कछवा। ठीक है, और कर्नल जेम्स टॉड ने इस मांडलगढ़ के दुर्ग के लिए कभी कहा था, मांडलगढ़ के दुर्ग को जब मेवाड़ के महाराणा कहते हैं कि जब अपना कर्ज मराठों को दे नहीं पाते तो मतलब मांडलगढ़ पर मराठों का आक्रमण होता है और मांडलगढ़ को लूटा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने कभी कहा था कि मैंने मांडलगढ़ की जो भव्यता देखी थी और मराठों के लूट के बाद जब मैंने वापस आकर मांडलगढ़ को देखा तो मैं मांडलगढ़ को पहचान नहीं पाया कि ये वही भव्य नगरी है, ये वही भव्य नगरी है जिनकी मतलब ओजास, जिनका प्रकाश मैंने कभी देखा था। ठीक है, तो मराठों के द्वारा मांडलगढ़ को लूटा भी गया था मेवाड़ के महाराणाओं के कर न देने के कारण। ठीक है, तो इतिहास में कुछ कुछ चीजें संबंधित हैं किससे?
मांडलगढ़ से संबंधित हैं। नॉर्मल नॉर्मल बातें होती, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ लिया कौन सा दुर्ग, बनेड़ा का दुर्ग कहां पर है, शाहपुरा में। दूसरा दुर्ग मांडलगढ़ का दुर्ग कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में। और दुर्गों के अंदर, महत्वपूर्ण दुर्गों के अंदर नाम आएगा, देखो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग। वैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग। अभी चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ दुर्गों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग पढ़ना शुरू करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट दुर्गों में से एक है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। बाकी किसी के बारे में प्रश्न पूछे जाए या ना पूछे जाए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जरूर प्रश्न आएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, अरे बंद कर दो, ठीक है। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो देखो पढ़ना शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर पहले दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। पहला दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे कहते हैं भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। कियो दुर्ग भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, कभी सुना है नाम इसका, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग? तो बताओ इसका निर्माण किसने करवाया? शाबाश, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था भैंसा शाह नाम के व्यापारी ने। भैंसा शाह नाम के क्या थे? व्यापारी थे। तो इन व्यापारियों को कहां जरूरत पड़ी, इनको कहां जरूरत पड़ी भैंसा शाह नाम के व्यापारी को कि दुर्ग का निर्माण करवाए? भाई जरूरत क्यों पड़ी? तो वास्तव में अगर राजस्थान के नक्शे के अंदर देखें तो ये दुर्ग कहां पर स्थित हैं? राजस्थान के नक्शे के अंदर देखें तो ये दुर्ग आया हुआ है यहां पर, इन चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये भी चित्तौड़गढ़ है और ये भी चित्तौड़गढ़ है, पहले तो एक ही था पूरा का पूरा, तो यहां पर आया हुआ है। तो क्यों जरूरत पड़ी भैंसा शाह को? तो वास्तव में ये एक तरीके के व्यापारी थे जिनका काम था व्यापार करना, और ये मालवा जाते थे व्यापार करने के लिए। तो मालवा जब व्यापार करने के लिए जाते थे तो रास्ते में लूटपाट का खूब खतरा रहता था। तो लूटपाट का, लंबी दूरी पर जब भी जाए, ज्यादा सामान लेकर जाए, तो उसमें लूटपाट का ज्यादा खतरा रहता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि रास्ते में एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करवाया जाए ताकि जैसे ही माल लेकर आए, आधा माल यहां पर रख लेंगे और आधा माल ले जाकर आगे क्या कर देंगे? व्यापार। अगर कम माल को लूट भी लिया जाए तो व्यापारियों को इतनी हानि नहीं होती थी। तो वास्तव में व्यापार की दृष्टि से ये जो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग था वो महत्वपूर्ण था। इसीलिए भैंसा शाह नाम के व्यापारी ने इनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। अब ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो व्यापारियों के द्वारा निर्मित है। एकमात्र दुर्ग जो किसके द्वारा निर्मित है? व्यापारियों के द्वारा निर्मित है, यानी व्यापारियों के द्वारा निर्मित है। याद रखना, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो किसके द्वारा निर्मित है? व्यापारियों के द्वारा निर्मित है। और क्या पूछा जा सकता है? अब देखो, कर्नल जेम्स टॉड को इस दुर्ग से बड़ी चाह थी। कर्नल जेम्स टॉड ने कभी कहा था कि मुझे अगर राजस्थान की एक रियासत या एक संपत्ति कभी लेने का मौका मिला तो मैं इस भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को लेना पसंद करूंगा। कौन से दुर्ग को? भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को लेना क्या करूंगा? पसंद करूंगा। किसने कहा था? कभी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि अगर राजस्थान के राजा मुझे एक रियासत, एक संपत्ति या एक दुर्ग लेने का मौका दे तो मैं कौन से दुर्ग को लेना चाहूंगा? भैंसरोडगढ़ को। ये याद रखना, कर्नल जेम्स टॉड ने कभी इस दुर्ग को लेने की चाहत प्रकट की थी। ठीक है, टॉड ने कभी कहा था कि एक दुर्ग या एक संपत्ति मुझे लेने का मौका मिले तो मैं कौन सा दुर्ग लेना चाहूंगा? तो मैं यह दुर्ग लेना चाहूंगा, ये दुर्ग लेना चाहूंगा, ये दुर्ग लेना चाहूंगा। यानी ये दुर्ग लेने की कभी चाह प्रकट की थी किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने, याद रह जाएगा भैंसरोडगढ़ का। वैसे तो खूब बातें अपन को महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। यानी भैंसा शाह नाम के व्यापारी ने इनका निर्माण करवाया। ठीक है, मालवा मार्ग पर यह बना हुआ था। डाकुओं से, लूट से बचने के लिए उन्होंने ये
निर्माण करवाया था। एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? व्यापारियों के द्वारा। और कर्नल जेम्स टॉड ने कभी कहा था मुझे एक दुर्ग लेने का मौका मिले तो मैं कौन सा दुर्ग लूंगा? भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को लेना पसंद करूंगा। समझ में आ गो? अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करो। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग की तरफ चलते हैं। ये दुर्ग राजस्थान का इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में एक उक्ति तक प्रचलित है। कौन सी उक्ति? देखो कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया। यानी गढ़ों में अगर सर्वश्रेष्ठ गढ़ कोई देखना हो, राजस्थान के अंदर अगर सर्वश्रेष्ठ गढ़ के में शामिल किया जाता है, चाणक्य के द्वारा दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया, उसमें से ये दुर्ग अगर धानवन श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो सभी श्रेणियों की पूर्ति करता है, सभी श्रेणियों की पूर्ति करता है और राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। राजस्थान में इससे अच्छा दुर्ग नहीं है। और इस दुर्ग का नाम क्या होगा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग। इससे सुंदर दुर्ग, इससे महत्वपूर्ण दुर्ग राजस्थान में नहीं था। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। पहली चीज पढ़ना शुरू करें। देखो, एक नदी ऐसे बहती थी कल 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 करके, एक नदी ऐसे चलती थी। ठीक है, एक नदी हम यहां से लेकर आ जाए, एक नदी हम कहां से लेकर आ जाए? इस तरफ लेकर आ जाए। इस नदी का नाम है गंभीरी नदी। क्या नाम है? गंभीरी नदी। ये लो, बड़ी गंभीर नदी थी, चंचल नहीं थी, ये बड़ी गंभीर थी, एकदम शांत चलती थी, ज्यादा हिलोरे नहीं लेती थी, इसीलिए गंभीरी रख दिया। एक नदी उधर से लेकर आए। कौन सी नदी? बेड़च। ठीक है, एक नदी लेकर आए बेड़च। क्या लेकर आए? बेड़च। एक नदी लेकर आ जाते हैं बेड़च। दोनों नदियों का यहां पर होता है संगम। दोनों नदियों का यहां पर क्या होता है? संगम होता है। यहां पर दोनों नदियां यहां पर क्या करती थी? मिलती थी। अब इसके ऊपर मैं बना देता हूं एक पठार। नदियों का जो ऊपरी भाग होता है उसका क्या नाम रख देते हैं? पठार। और इस पठार को कह देते हैं मैसा का पठार। कैसा पठार? मैसा का पठार। ठीक है, मैसा का पठार। इस मैसा के पठार के ऊपर पहले तो दो नदियों के संगम स्थल पर गंभीरी और बेड़च नदी, और उसके ऊपर बना हुआ था मैसा का पठार। मैसा का पठार लगभग कितनी ऊंचाई का है? लगभग 614 ठीक है मीटर ऊंचाई पर है। 614 मीटर लगभग ऊंचाई पर है। ठीक है, मैसा का पठार बना हुआ है और इसके ऊपर बनाया गया अपना दुर्ग। कौन सा? तो महत्वपूर्ण दुर्ग होगा कि नहीं होगा? यानी राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण दुर्गों में से एक था। इसके ऊपर बना हुआ है अपना चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला। ठीक है, तो चित्तौड़ दुर्ग इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये दुर्ग बहुत बड़े पठार में बना हुआ है और बहुत अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है। लगभग इसके चौड़ाई की बात करें तो 2 किलोमीटर ये चौड़ा है, और अगर लंबाई की बात की जाए कि ये कितना लंबा है तो 8 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा था? 8 किलोमीटर लंबा है, और 2 किलोमीटर क्या था? ये चौड़ा था। बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है दुर्ग, है कि नहीं है? ठीक है, याद रह जाए। कुछ कुछ फैक्ट मैंने बताया। अब इस दुर्ग के निर्माण के बारे में बात करें कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। भाई, दुर्ग का निर्माण करता कौन थे? तो इस दुर्ग के निर्माण के बारे में अगर तथ्य याद करें तो हमें इस दुर्ग के निर्माण के संबंधित तथ्य मिलते हैं। राजस्थान के एक साहित्यकार हैं जिन्हें केसर ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है, जिनका नाम है श्यामल दास जी। क्या नाम है? श्यामल दास जी। ठीक है, श्यामल दास जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास का ये बड़ा महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है वीर विनोद ग्रंथ। कहीं है ग्रंथ रो नाम वीर विनोद ग्रंथ। इस ग्रंथ के अंदर श्यामल दास जी ऐसा कहते हैं कि लगभग ठीक है 6वीं और 7वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य या चित्रांक
मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया? निर्माण। इस दुर्ग का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ऐसा कौन मानते हैं? श्यामल दास जी। कौन मानते हैं कि भाई चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। ये तथ्य बताते हैं श्यामल दास जी अपने ग्रंथ वीर विनोद ग्रंथ के अंदर। और वीर विनोद ग्रंथ मुख्यतः महाराणा कुंभा को, भाई महाराणा कुंभा की ख्याति का बखान करता है। ज्यादातर बातें इस ग्रंथ के अंदर, वीर विनोद के अंदर महाराणा कुंभा जी के बारे में देखने को मिलती हैं। इसमें यह कहा गया है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माता अगले एक इकलौते महाराणा कुंभा थे। इकलौते कौन थे? महाराणा कुंभा थे। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। ये हो गया इस दुर्ग के निर्माण के संबंधित तथ्य। इस दुर्ग के निर्माण के संबंधित तथ्य हो गए। अब बात करते हैं इस दुर्ग को किन किन नामों से पुकारा जाता है? उपनामों से। 4 हिस्सों में पढ़ते हैं अपन किसी दुर्ग को, तो किन किन उपनामों से इस दुर्ग को पुकारा जाता है? बहुत सारे उपनाम देखने को मिलते हैं। जितने मुझे याद हैं उतना बताने का प्रयास करूंगा। कई उपनाम हैं इस दुर्ग के। देखो, इस दुर्ग को सर्वप्रथम याद रखना दुर्गादिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्गादी राज। कुछ कुछ किताबें रणथंबोर के दुर्ग के लिए भी ये नाम लिख लेती हैं, लेकिन अगर वास्तविक उपाधि देखें तो इनके लिए उपयुक्त हैं। दुर्गादी राज यानी दुर्गों का राजा। राजा तो वो होना चाहिए जो सबसे ऊंचा हो, जो सबसे बलवान हो, जिसके अंदर ताकत खूब हो। तो जितने भी दुर्ग देखें, ये उपाधि रणथंबोर दुर्ग के लिए भी मिल जाती हैं कुछ किताबों के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से सही ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसे दुर्गादी राज कहा जाता है। ठीक है, इसे मेवाड़ का गौरव कहा जाता है। मेवाड़ का गौरव, मेवाड़ का गौरव कहकर पुकारा जाता है। किनको? चित्तौड़ को। इस दुर्ग को राजस्थान का सिरमौर दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का सिरमौर दुर्ग कहकर पुकारा जाता है। कौन से दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। इसे राजस्थान का सिरमौर दुर्ग कहते हैं। इसे मेवाड़ की आन बान का प्रतीक कहा जाता है। मेवाड़ की आन बान का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग को बलिदानी, मेवाड़ के वीरों के बलिदान का प्रतीक माना जाता है। बलिदान का प्रतीक माना जाता है इस दुर्ग को। याद रह जाए, बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस दुर्ग को चित्रकूट कहा जाता है। चित्रकूट का दुर्ग, ये यहाँ का प्राचीन नाम था। चित्रकूट का दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन नाम था इस जगह को, चित्रकूट कहा जाता था। जैत्र सिंह जी ने जब सर्वप्रथम इस दुर्ग को जीता था, यानी इतिहासकार दशरथ शर्मा ऐसा मानते हैं कि इस दुर्ग पर सर्वप्रथम विजय हासिल की थी जैत्र सिंह ने। किसने की थी? जैत्र सिंह नाम के शासक हुए, उन्होंने सर्वप्रथम इस दुर्ग पर विजय हासिल की थी। तो याद रखना, इसे चित्रकूट का दुर्ग कहा जाता है। कैसा दुर्ग कहा जाता है? चित्रकूट का। कुछ और भी नाम है इनके, याद रखना है। देखो, ठीक है, इसे याद रखना मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार, यानी मालवा प्रदेश की तरफ जाना था तब इस दुर्ग को जीतना था। इसे राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार। बताओ, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग पूर्व में आया हुआ है। राजस्थान का पश्चिमी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर का। राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भटनेर का दुर्ग। चारों दिशाओं के अंदर, याद रखना। अब अगर बात करें आगे के नाम कि इस दुर्ग को और किस नाम से पुकारा जाता है, देखो, चित्तौड़गढ़ तो है ही है, दुर्गादिराज, मेवाड़ का गौरव, राजस्थान का सिरमौर, मेवाड़ की आन बान का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक, चित्रकूट दुर्ग, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहकर पुकारा जाता है। किस दुर्ग को? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। ये अगर इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें कि इस दुर्ग की कौन सी विशेषता है, देखो, कुछ अगर इस दुर्ग की विशेषताओं के बारे में बात कर ली जाए तो पहली विशेषता याद रखना, अनेक नाम है इनके, जितने याद रखोगे उतने ही कम है चित्तौड़गढ़ के बारे में। ठीक है, अगर विशेषता की बात की जाए इस दुर्ग की क्या विशेषता है, तो पहली चीज याद रखना, इसकी जो आकृति है वो व्हेल मछली के सम्मान है। किसके जैसी है? व्हेल
मछली के जैसी इसकी आकृति है, किसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। व्हेल मछली के समान इसकी क्या है? आकृति है। किस दुर्ग की? चित्तौड़गढ़ की। अगली चीज कौन सी याद रखनी है, देखो चित्तौड़गढ़ के बारे में, ठीक है। राजस्थान के अंदर ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती थी। क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। देखो कितनी बड़ी बात है, ऐसा दुर्ग जिसमें सारे कार्य किए जाते हैं। यानी एक दुर्ग नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं पहले के समय राजस्थान के स्वाभिमान का प्रतीक रहा था। एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जिसके अंदर क्या की जाती है? एकमात्र दुर्ग जिसके अंदर खेती की जाती है, खेती की जाती थी, खेती की जाती थी, ठीक है। देखो अगला प्रश्न तीसरा पूछा जाए, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये लिविंग फोर्ट क्या होता है? हाँ, लिविंग यानी जहां पर लोग रहते हैं, और फोर्ट यानी किला। राजस्थान का ऐसा किला है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। लोग क्या करते हैं? निवास। यानी राजस्थान का ये क्या हो गया? एक तरीके से लिविंग फोर्ट, जहां पर लोग रहते हैं। सबसे बड़ा तो ये है। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो याद रखना सोनारगढ़ का किला जैसलमेर। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर कौन सा होगा? सोनारगढ़ का किला जैसलमेर, ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, याद रह जाएगा। ये इसके कुछ नाम उपनाम से संबंधित बातें हो गई, नाम उपनाम या विशेषताओं से संबंधित बातें हो गई। अब इस दुर्ग पर कुछ टिप्पणियां भी की गई हैं, वो टिप्पणियां याद रख लेना, ठीक है। वो टिप्पणियां याद रख लेना। पहली जो टिप्पणी है वो ह्यून केसन ने की। किसने की? ये ह्यून केसन, ये एक, ठीक है, विश्व के इतिहासकार थे। इनको जब चित्तौड़गढ़ घूमने का मौका मिला तब इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि मैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर जब भ्रमण कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर भ्रमण कर रहा था तब ऐसा लगा, कैसा लगा? ऐसा लगा, कैसा लगा? ऐसा लगा कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर भ्रमण कर रहा था कि किसी में बड़े विशालकाय महान जहाज पर भ्रमण कर रहा हूं। किस पर भ्रमण कर रहा हूं? कोई महान जहाज है जो समुद्र के अंदर होगा, और उस जहाज के मैं ऊपर वाले हिस्से पर क्या कर रहा हूं? भ्रमण। यानी ह्यून केसन ने कहा था कि मैं विशालकाय जहाज पर क्या कर रहा हूं? जहाज पर भ्रमण कर रहा हूं। इस तरीके का मुझे मालूम होता है जब मैं इस पर क्या कर रहा था? भ्रमण। दूसरे एक भारत के इतिहासकार थे जिनका नाम था यदुनाथ सरकार। क्या नाम था? यदुनाथ सरकार। आपने जब यहां पर भ्रमण किया तब यदुनाथ सरकार ने लिखा कि अगर आपको कभी चित्तौड़गढ़ घूमने का मन करे, अगर आपको चित्तौड़गढ़ कभी घूमने का मन करे, आपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और हल्दी घाटी देख लिया तो समझ लेना सब कुछ देख लिया। और अगर हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग नहीं देखा तो चाहे मेवाड़ में कुछ भी देख लो, कोई देखने का मतलब नहीं है। यानी हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देख लिया तो समझो सब कुछ देख लिया। दो चीजें बताई, कौन कौन सी? हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़। हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ दो देख लिए तो समझो सब कुछ देख लिया। अगर ये देख लिया तो समझो सब कुछ देख लिया। सब कुछ, हाँ, सब कुछ देख लिया। किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने कहा था। किसने कहा था? यदुनाथ सरकार ने। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अपन पढ़ना शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ के दर्शनीय स्थल। चित्तौड़गढ़ के कैसे स्थल? दर्शनीय स्थल के बारे में बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के। अब यहां पर खूब सारे स्थल हैं, खूब सारे स्थल हैं। आओ बारी बारी देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में आप जब भी जाओ, चित्तौड़गढ़ के अंदर एकमात्र और सबसे प्रसिद्ध इमारत है कौन सी? कौन सी सबसे प्रसिद्ध इमारत है चित्तौड़गढ़ की? देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध ऐसे करके, अगर चित्तौड़गढ़ के अंदर जाओ तो सबसे प्रसिद्ध है देखने के लिए विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ,
ठीक है, स्तंभ, इससे अच्छी इमारत चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। विजय स्तंभ देखने के लिए सबसे अच्छी इमारत है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं विजय स्तंभ के बारे में, अलग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसके बारे में प्रश्न आ ही जाता है। अब विजय स्तंभ का निर्माण सर्वप्रथम पढ़ लेते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया। तो इनके निर्माण के पीछे एक छोटी सी कहानी सुन लो। मेवाड़ के अंदर बात थी 1437 ईस्वी की। किस ईस्वी की बात है? 1437 ईस्वी की। ठीक है, मेवाड़ पर हमला करते हैं मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। कौन हमला करते हैं? महमूद खिलजी प्रथम। यहां पर थे राणा कुंभा जी। कौन थे? हाँ, राणा कुंभा जी थे। और हमला करने के लिए आते हैं महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम। बात कब की है? 1437 की। राणा कुंभा पर हमला करने के लिए आते हैं महमूद खिलजी, और जब हमला करते हैं, ये एक बहुत बड़ा युद्ध था, मांडू के सुल्तान थे, इसमें महाराणा कुंभा की जीत हो जाती है, सारंगपुर का युद्ध होता है ये, और महमूद खिलजी की क्या हो जाती है? हार। इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने, कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने 1440 से लगाकर 1448 तक इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इस स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। तो महाराणा कुंभा ने 1437 के अंदर सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किस दुर्ग का निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अब विजय स्तंभ के बारे में कुछ कुछ प्रश्न और याद कर लेते हैं। विजय स्तंभ के बारे में अब 3 चीजें याद रखना कि विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। इस विजय स्तंभ पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 बार। और इस विजय स्तंभ को बनाने में 90 लाख का खर्चा आया। कितना खर्चा आया था? 90 लाख का। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां हैं। 9 मंजिला हैं और 157 इसमें क्या है? सीढ़ियां बनी हुई हैं। याद रह जाए, 9 मंजिला और 157 सीढ़ियां। बोलो, 9 मंजिला 157 सीढ़ियां। 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 9 बार इस पर क्या लिखा हुआ है? आहा, अल्लाह लिखा हुआ है, खुदा का नाम लिखा हुआ है, और तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है और अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है और अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा के अंदर ये नाम लिखा हुआ है। याद रह जाएगा। ठीक है, और इसको बनाने में कितना खर्चा आया था? 90 लाख रुपए का उस समय खर्चा आया था। आज भी 90 लाख में भव्य इमारत बनाई जा सकती है, तो उस समय भी ये विजय स्तंभ बना था। लगभग खर्चों कितना आ गो? 90 लाख इस पर क्या आ गया? खर्चा। अब अगर 9वीं मंजिल पर चले जाए तो कहा जाता है 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से 9वीं मंजिल ध्वस्त हो गई थी, और बाद में मेवाड़ के महाराणा के द्वारा क्या बनाई गई? वापस बनाई गई। ये 9वीं मंजिल पर चले जाए तो एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है 9वीं मंजिल पर। उस प्रशस्ति के अंदर कहा जाता है कि ये भाई मेवाड़ में 2 वंशों ने राज किया। मेवाड़ का जो एक गुहिल वंश था, एक सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश की नींव रखने वाले शासक थे राणा अमीर। कौन थे? जब 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी, रावल रतन सिंह जी शहीद हो जाते हैं, केसरिया कर लेते हैं और रानी पद्मनी जौहर कर लेती हैं, उस समय कहा जाता है कि ठीक है, उस समय वापस मेवाड़ की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। भाई एक प्रयास किया, एक संघर्ष किया, वो किया था राणा अमीर ने। राणा अमीर ने विकट परिस्थितियों में एक बार फिर मेवाड़ को वापस खड़ा कर दिया था। तो इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर राणा अमीर की प्रशंसा की गई है, और राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन कहकर पुकारा गया है। क्या कहकर पुकारा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, याद रखना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर राणा अमीर को विषम घाटी पंचानन कहकर पुकारा है। ठीक है, पंचानन मतलब आनन यानी होते हैं, आनन यानी मुख, आनन यानी कहीं होवे मुख होवे, पंच यानी होवे 5,
यानी 5 मुखों वाला, विषम घाटी यानी विकट परिस्थितियों के अंदर 5 मुखों वाला सिंह के सम्मान माना गया है राणा हमीर को। याद रह जाएगा। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 9वीं मंजिल पर बनी हुई है उनमें राणा हमीर को क्या कहकर पुकारा है, ये याद रखना, राणा हमीर के लिए कहकर पुकारा है, राणा हमीर के लिए। इन्हें विषम घाटी पंचानन कहकर पुकारा है, याद रह जाएगा। विजय स्तंभ के बारे में बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं, बहुत सारे इतिहासकारों ने इन पर कमेंट किया है, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकारों ने इन पर कमेंट कहकर इनको अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा थे, वापस इनके बारे में इतिहास पढ़ेंगे जब सारे कमेंट लिख लेंगे। गोपीनाथ शर्मा ने इनको लोक जीवन का रंगमंच कहा है, लोक जीवन का क्या कहा है, रंगमंच। कुंभा जी के द्वारा निर्मित है, भगवान विष्णु को समर्पित हैं। किनको समर्पित हैं, वैसे मेवाड़ के सारे महाराणा जो थे वो एक लिंग जी की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं, एक लिंग जी की। लेकिन महाराणा कुंभा ने वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर भगवान विष्णु को इस इमारत को क्या किया है, समर्पित किया है। तो इसीलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहकर भी पुकारा जाता है। गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है। सीमा, डॉक्टर सीमा, ठीक है, डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने इसको मूर्तियों का अजायब घर कहकर पुकारा है। बहुत सारी मूर्तियां लगे होने के कारण मूर्तियों का क्या कहा है, अजायब घर। कर्नल जेम्स टॉड ने जब इस विजय स्तंभ को देखा तब कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि भाई कुतुब मीनार तो वास्तव में ऊंची है, लेकिन ये जो विजय स्तंभ की स्थापत्य का कोई जवाब नहीं है, विजय स्तंभ की स्थापत्य का कोई जवाब नहीं है। रोम के टार्जन से भी इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो अलग अलग इतिहासकारों के कई कमेंट हैं इनके बारे में, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विजय स्तंभ याद रखना, राजस्थान पुलिस और आरबीएसई जो 10वीं का माध्यमिक बोर्ड चलता है, माध्यमिक बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। ये जो किताबें आती हैं 10वीं वाली, उनके पीछे इनका क्या लगा हुआ होता है, फोटो लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, फोटो लगा हुआ भी होता है। तो याद रखना, सबसे भव्य, सबसे महत्वपूर्ण इमारत हो गई कौन सी, विजय स्तंभ। कौन सी इमारत हो गई, विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ को याद रखना। अब विजय स्तंभ के अगर हम पास ही देखेंगे, विजय स्तंभ के पास ही देखेंगे तो एक और इमारत बनी हुई है। विजय स्तंभ के पास एक और इमारत ऐसे बनी हुई है, ठीक है, विजय स्तंभ के पास बनी हुई है ऐसी एक और इमारत, और इसे क्या कहा जाता है, विजय स्तंभ के पास एक और इमारत बनी हुई है और इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहकर पुकारा जाता है। ये विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ अलग हैं। इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया जीजा जैन ने। किसने करवाया, ओ हो, याद रह जाए, जीजा शाह जैन, जीजा शाह जैन ने करवाया। याद रह जाए, व्यापारी थे जीजा शाह जैन, याद रख ली जो, ठीक है। कीर्ति के जीजा, क्या याद रखोगे, कीर्ति के जीजा, ठीक है। यानी कीर्ति स्तंभ किसने याद करवाया, बनवाया, जीजा शाह ने बनाया, ठीक है, कीर्ति के जीजा, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ बनाया जीजा शाह ने। किसने बनाया, जीजा शाह जैन ने बनाया। ये 7 फीट ऊंच, 7 मंजिला है, 7 मंजिला है और 75 फीट ऊंचा है। 75 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। याद रह जाए, 7 मंजिला है और 75 फीट क्या है, ऊंचा है। ये जैनों के देव ऋषभ देव जी को समर्पित हैं। ऋषभ देव जी को क्या है, समर्पित। ये ऋषभ देव जी कौन है, ये जैनों के प्रथम तीर्थकर हुए। प्रथम को आदि कहा जाता है, इसीलिए इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिनाथ जी। ये जैनों के प्रथम तीर्थकर हैं, ऋषभ देव जी कहो या आदिनाथ जी कहो, एक ही नाम है। जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन हुए, तीर्थकर मतलब भगवान, तीर्थकर का मतलब भगवान। हर धर्म के अंदर भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भाई हम हिंदू हैं तो हमें भगवान कहा जाता है, मुसलमानों में अल्लाह कहा जाता है, ठीक है। सिखों के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को ही भगवान मानकर पूजा जाता है। वैसे के वैसे जैनों के अंदर 24 तीर्थकरों की पूजा की जाती है। प्रथम थे ऋषभ देव जी, जिन्हें प्रथम होने के कारण आदिनाथ जी भी कहा गया, और अंतिम थे भगवान महावीर स्वामी जी, ठीक है। ये हो गए। अब अगली चीज कौन सी याद रखनी है, देखो इस दुर्ग के अंदर महल भी खूब बने हुए हैं, खूब महल बने हुए हैं इस दुर्ग के अंदर, ठीक है। महलों की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। एक तो याद रखना गोरा बादल महल है। कौन सा महल है, गोरा बादल महल। केड़ो महल है, गोरा बादल
महल हैं, ठीक है। जयमल और फत्ता सिसोदिया की हवेली बनी हुई है। जयमल और फत्ता सिसोदिया की क्या बनी हुई हैं? हवेलियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? हवेलियां। मंदिर भी खूब सारे मंदिर हैं यहाँ पर, ठीक है। मंदिर के अंदर कहा जाता है तुलजा भवानी का मंदिर है। किनका मंदिर है? तुलजा भवानी का मंदिर है। ये तुलजा भवानी वीर छत्रपति महाराज शिवाजी के कुल देवी थे, तो तुलजा भवानी का मंदिर भी है। ये मंदिर बनाया था बनवीर ने। किसने बनाया? बनवीर के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। और ऐसा कहा जाता है इनका नाम तुलजा भवानी क्यों रखा गया? क्योंकि बनवीर एक ताकड़ी के अंदर तराजू के एक पहले में खुद बैठे और दूसरे के अंदर सोना तुलवाया गया। जितना उनका वजन हुआ, जितना सोना हुआ, उस सोने की कीमत से ये मंदिर बना था, तो नाम रखा गया तुलजा भवानी। क्या नाम रखा गया? तुलजा भवानी, ठीक है। यहां पर कहा जाता है कि एक मंदिर है जो मीराबाई का है, जिसे मीरा मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरा मंदिर है। कहा जाता है ये मीराबाई के ससुर जी थे राणा सांगा, उन्होंने मीराबाई के लिए बना कर दिया था। तो मीरा मंदिर भी है, मीरा महल भी है। दोनों किसके द्वारा बनाए गए? राणा सांगा जी के समय निर्मित है। कुंभ स्वामी मंदिर भी इसी दुर्ग के अंदर है। मीरा मंदिर के बिल्कुल सामने एक छतरी बनी हुई है। बिल्कुल सामने एक क्या बनी हुई है? एक छतरी बनी हुई है। ये छतरी किनकी है? ये छतरी है मीराबाई के गुरु की, रैदास जी की। किनकी छतरी है? ये याद रखना, रैदास जी की छतरी है। किनकी छतरी है? रैदास जी की छतरी है, जो मीराबाई के क्या थे? गुरु थे, ठीक है भाई। जब शिष्य का नाम होता है तब गुरु का भी नाम होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर किसी कारणवश भाई, ठीक है, आप प्रसिद्ध हो जाओ, आप नौकरी में लग जाओ, तो आपके साथ साथ ख्याति तो हमारी भी बढ़ेगी। ख्याति तो हमारी भी बढ़ेगी कि भाई और नौकरी में कौन लगाया, कि भाई अरविंद जी लगाए। थोड़े बहुत मिठाई रे जोगा हकदार मौपी हों, ज्यादा नहीं है तो कम से कम मिठाई खिलाने के योग्य तो हम भी हैं, ठीक है। तो याद रखना, इनके गुरु जी की, रैदास जी की छतरी बनी हुई है, मीराबाई के गुरु रैदास जी की। एक और महत्वपूर्ण जगह है, याद रखना, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण जगह है, एक ऐसे बनी हुई है, एक बनी हुई है श्रृंगार चौकी, नहीं चंवरी, ठीक है। चौकी जोधपुर में, ठीक है। श्रृंगार चंवरी क्या बना हुआ है? श्रृंगार चंवरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? श्रृंगार चंवरी। ये चंवरी किनकी है? हाँ, ये चंवरी है वास्तव में रमाबाई की। किनका है? रमाबाई का, जिन्हें साहित्य के अंदर वागेश्वरी कहकर पुकारा गया है। ये रमाबाई की छतरी है। किनकी? रमाबाई की छतरी है। रमाबाई की छतरी है, कुंभा के पुत्री थे ये, ठीक है। अब एक करुण और दारुण करने वाला एक छोटा सा संवाद सुनना। ये कुंभा के पुत्री रमाबाई की छतरी हैं। साहित्यों में इन्हें वागेश्वरी कहकर पुकारा गया है, ठीक है। महाराणा कुंभा स्वयं भी वागेश्वरी कहा जाता है संगीत की देवी को, यानी महाराणा कुंभा भी स्वयं भाई सितार बजाने के शौकीन थे, वीणा बजाने के शौकीन थे, और रमाबाई को भी संगीत से अत्यधिक स्नेह था। जैसा बाप हो उनके अनुसार तो बेटी होगी। महाराणा कुंभा इनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। फिर ये चंवरी आज भी क्यों है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर? भाई अपने तो ऐसी रीति है, जब भी किसी बेटी का विवाह होता है तो उनकी चंवरी को विवाह के बाद हटा दिया जाता है। आंगन में चंवरी बनाया करें और उसे हाथों हाथ क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ये यहां से क्यों नहीं हटी? वास्तव में हुआ क्या, एक कहानी सुनना। रमाबाई का विवाह हुआ था गुजरात के शासक मंडलिक से। गुजरात के शासक थे मंडलिक, उनसे विवाह किया। महाराणा कुंभा की एकमात्र बेटी थी और महाराणा कुंभा को अत्यधिक प्रिय था। हर बाप को अपनी बेटी से अत्यधिक स्नेह होता है। हर बाप के हृदय के अंदर कम से कम अपनी बेटी के लिए दिल जरूर धड़कता है, ठीक है। बेटे ने तो बे ठोक दे, पीट दे, कर दे, क्योंकि वो पिता को अपना अंश लगता है। लेकिन बेटी, ऐसा कहा जाता है भाई, पिता को भी पता है कि बेटी को मुझे किसी दूसरे घर में भेजना है, बेटी मुझसे चली जाएगी, पुत्र तो मेरे पास रहेगा हमेशा। तो महाराणा कुंभा ने अपनी बेटी का बड़े लाड से, बड़े कोड से, बड़े नाजों से विवाह किया था। किनके? यहाँ गुजरात के शासक मंडलिक से। कहा जाता है, ठीक है, बहादुर शाह के समय, बहादुर शाह के नाम के शासक थे जो हमला करते हैं मंडलिक पर, और मंडलिक उस समय कहा जाता है उनके डर से अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हिंदू से क्या बन जाते हैं? मुस्लिम बन जाते हैं। जब धर्म परिवर्तन कर लिया तो ये चीज सहन नहीं हुई। किनको? रमाबाई को। और रमाबाई को वापस बुला लिया कुंभा जी ने। कुंभा जी ने क्या बुला लिया? वापस बुला लिया।
और कहा जाता है मेवाड़ के अंदर जावर परगना जो उस समय का सबसे समृद्ध परगना था, जावर के अंदर चांदी निकलती है आज भी, उस समय चांदी की खान मिली थी जावर के अंदर, तो सबसे जो समृद्ध परगना था वो अपनी बेटी के लिए लखा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि बेटी आप कर्मी होती है, बाप कर्मी नहीं होती। बेटी के कर्म स्वयं निर्धारित होते हैं। एक पिता अपने बेटी के लिए कितना ही कुछ क्यों न कर ले, आखिर अंत में उसका भाग्य, उसके कर्म ही उसके लिए काम आएंगे। कुंभा जी ने अपने रियासत की जो सबसे समृद्ध जगह थी वो अपनी बेटी को दी कि यहाँ पर चांदी निकलती है और ये यहाँ पर मौज करेगी। लेकिन जिनके कर्मों में जो लिखा हुआ हो, दुख लिखा हुआ हो, उनके जीवन में हमेशा दुख ही रहता है। कहा जाता है रमाबाई का जीवन खुशपूर्ण नहीं रहा, इन्होंने अपने जीवन के अंदर खूब सारे दुख देखे। अब जब जब एक बेटी को दुख होता है उसके पिता को तो दुख होगा ही होगा। तो कहा जाता है जीवन के अंतिम समय में रमाबाई का जो दुख था वो महाराणा कुंभा देख नहीं पाए और महाराणा कुंभा हमेशा चिंता में रहने लगे, राजपाट में उनका ध्यान धीरे धीरे भंग होने लगा और अंत में कहा जाता है अपनी बेटी के मोह में उनको इतना तनाव आता है कि अंत में उन्माद नामक एक रोग हो जाता है। उन्माद पागलपन को कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति या तो हंसने लग जाए ज्यादा या ज्यादा रोने लग जाए, उसे उन्माद कहते हैं। सोचो कुंभा जी ने अपनी बेटी से कितना स्नेह किया होगा, इनके घर को बसाने के लिए, इनके जीवन को चलाने के लिए बड़ा दुख देखा कुंभा जी ने, लेकिन फिर भी वो रमाबाई के जीवन को मतलब सुखमय नहीं कर पाए। मुझे लता जी के गीत की कुछ चंद पंक्तियां याद आती हैं। एक गीत है जो इसी दारुण संवाद पर है कि एक बेटी के लिए अपने पिता का रिश्ता क्या होता है या एक पिता के लिए अपनी बेटी का दिल कैसे धड़कता है। महाराणा कुंभा ने देखो अपनी बेटी के लिए क्या किया। एक गीत की चंद पंक्तियां हैं कि हो बाबुल प्यारे हो बाजे पायल की छन छन, हो चीके सांसों की तन मन, हो जिस दिन तुझे पुकारे मन। महाराणा कुंभा ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटी के घर को उजड़ता देखा होगा, तो क्या उनके मन में दारुण संवाद नहीं जगा होगा। ऐसा ही कभी इतिहास के अंदर सीता जी जब वन के अंदर जाते थे तो जनक पर क्या बीती होगी। तो जनक ने कैसे त्याग दिया है अपनी ही जानकी को, कितने कोड से, कितने लाजों से, ठीक है, अयोध्या जैसे भगवान कहे जाने वाले, ठीक है, भगवान के अवतार श्री राम जी से जिनका विवाह किया, और जनक जी ने सोचा होगा मेरी बेटी महलों के अंदर राज करेगी, पहले तो 14 वर्ष तक। इसीलिए कहा जाता है अपनी तकदीर, अपना भाग्य अपने हाथ में होता है। हमेशा व्यक्ति के किए गए कर्म ही उसके लिए उसके आगे आते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म मिलेंगे। तो सीता माता को 14 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा और जब वापस महलों में राज करने की बारी आई उस समय भी उनके जीवन का दुख कम नहीं हुआ। तो जनक ने कैसा दुख सहा होगा, वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर भी नहीं पाए। तो जनक ने कैसे त्याग दिया है अपनी ही जानकी को, हो माता रोए महलों में, बेटी भटके वन वन में, चीके सांसों की तन मन की व्यथा, बाबुल प्यारे। यानी एक बेटी पर जब भी संकट आता है तब उसे सबसे पहले अपना पिता याद आता है। और कुछ कुछ ऐसी बेटियां भी होती हैं जो अपने माता पिता को थाने के अंदर हाथ भी जुड़वाती हैं कि आई एम 18, अब मैं 18 की हो गई हूं, मन मर्जी से काम करूंगी। अरे जिस पिता ने तुम्हारे लिए संपूर्ण न्योछावर कर दिया, उस पिता की कम से कम इज्जत और मान का अगर ध्यान न रख पाए तो वो बेटी किस काम की। अगर आपकी वजह से आपके पिता का सर झुक जाए, अरे सर हमेशा फक्र और गर्व से ऊपर रहना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। लेकिन अगर आपके कर्मों की वजह से आपके पिता का सर गर्व से भर जाए, उससे अच्छी बात जिंदगी में कोई नहीं हो सकती। तो कुंभा जी ने बड़ा प्रयास किया था किसके जीवन को संवारने का, रमाबाई का, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, संवार नहीं पाए। इसीलिए कहा जाता है बेटी बाप कर्मी ना होकर क्या होती हैं, आप कर्मी होती हैं। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा दुर्ग कंप्लीट, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कंप्लीट। ठीक है, कोई चीज रियोड़ी है तो बोलो। ठीक है, 9 लखा दरवाजा लगा हुआ है। कैसा दरवाजा है, 9 लखा दरवाजा है यहाँ पर। ठीक है, दरवाजे, इस दरवाजे पर कभी कहा जाता है
कि इस दरवाजे पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां होती थी। फिर वो मूर्तियां कहा जाता है, ठीक है, अकबर जब यहाँ पर 3 साके हुए, ठीक, याद दवानिया पे भी बता दूं, ठीक है, देखो, ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है इस दुर्ग के अंदर 3 साके हुए थे। ये राजस्थान के सर्वाधिक शाखाओं वाला दुर्ग है। क्या हुए? सर्वाधिक शाखाओं वाला दुर्ग है, ठीक है। साके क्या होते हैं? 2.5 साके कहाँ के प्रसिद्ध हैं? 2.5 साके जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के। इस दुर्ग के अंदर 3 साके हुए। कितने साके हुए? 3 साके हुए। पहला साका होता है सर्वप्रथम 1303 ईस्वी को। 1303 ईस्वी को प्रथम साका हुआ यहां पर। द्वितीय साका होता है 1534 ईस्वी को। 34 और 35, 1534-35 के अंदर होता है। तीसरा साका होता है 1567-68 के अंदर। किस समय होता है? 67-68 के अंदर। साका क्या होता है? साका जब कोई शत्रु आक्रमणकारी हमला करते थे और वहां के राजा को पता चल जाता था कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है, तब कहा जाता है रानियों के द्वारा, ठीक है, जोहर कर लिया जाता था, अग्नि जोहर, जल जोहर, अपने इज्जत के ख्याल रखने के लिए। और राजपूत योद्धा उस समय, ठीक है, लड़ते लड़ते केसरिया रंग का साफा पहनते थे और अपने शत्रुओं पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते थे। उन्हें पता होता था कि अब जीतना तो असंभव है, तो कम से कम एक वीर के भांति मरा जाए, ठीक है। इसीलिए वो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। लड़ते लड़ते जितनों को भी मारकर मर सकते थे उतना वो प्रयास करते थे। इसे केसरिया कहा जाता था। इसीलिए केसरिया को आन बान शान का प्रतीक माना जाता है, बलिदानी का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हम ने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। जिंदगी में कोशिश करना, ठीक है, कोशिश करना कि केसरी रंग का साफा जब भी पहरो तो अपने दिमाग को क्या रख पाओ? शांत रख पाओ। इसीलिए अपने यहाँ पर देखो, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उन्हें सफेद रंग का पोतिया वगैरह बंधाया जाता है, यानी सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। इन वास्ते बुजुर्ग आदमी जितने भी चले जाओगे मारवाड़ के अंदर, सफेद रंग का पहन कर रखें, ताकि उनके दिमाग के अंदर क्या रहे? शांति रहे। दिमाग के अंदर क्या रहे? शांति। 3 साके हुए 1303 ईस्वी के अंदर, 1334-35 के अंदर और 1367-68 के अंदर। 1303 के अंदर हुआ, उस समय केसरिया किसने किया? केसरिया तीनों के समय याद रखना है। पहले साके के अंदर 1303 के अंदर रावल रतन सिंह जी के द्वारा किया जाता है क्या? केसरिया रावल रतन सिंह जी, ठीक है, रावल रतन सिंह जी के द्वारा क्या किया जाता है? केसरिया किया जाता है। दूसरे साके के अंदर केसरिया किन के द्वारा किया गया? तो उस साके के अंदर कहा जाता है राणा सांगा जी की मृत्यु हो जाती है और राणा सांगा जी के 2 पुत्र छोटे होते हैं। इसीलिए उस समय राणा सांगा जी की पत्नी होती है हाड़ी रानी कर्मावती, ठीक है, वो अपने दोनों पुत्रों को हाड़ोती भेज देती है ननियाल। और उस समय मेवाड़ दुर्ग के जो सेनापति थे जिनका नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? सेनापति बाघ सिंह जी के द्वारा केसरिया किया जाता है। क्या किया जाता है? केसरिया किया जाता है, याद रह जाएगा। और तीसरे साके के समय जयमल और फत्ता सिसोदिया, जयमल और फत्ता सिसोदिया इनके द्वारा केसरिया किया जाता है। सिसोदिया के द्वारा केसरिया किया जाता है। पहले साकों का क्रम याद कर लो सिर्फ, ठीक है। पहला साका 1303, दूसरा 1304, हाँ, और तीसरा 67-68 केसरिया किया जाता है रावल रतन सिंह जी के द्वारा, बाघ सिंह जी के द्वारा और जयमल और फत्ता सिसोदिया के द्वारा, ठीक है। प्रथम में जौहर कौन करते हैं? तो जौहर व्रत का पालन करते हैं कौन? भाई पहला तो जौहर बड़ा प्रसिद्ध है रानी पद्मनी के द्वारा। किन के द्वारा? रानी, हाँ, राजस्थान के अंदर सबसे, मां पद्मनी के अंदर यहाँ 13,000 भाई अपने सखियों के साथ जौहर किया जाता है। और ये जौहर राजस्थान का सबसे पवित्र जौहर माना जाता है, सबसे पवित्र जौहर माना जाता है। वैसे तो अगर कोई भाई किसी भी निर्दोष जीव की जहां पर वो अपने प्राणों का त्याग करे, वो एक तरीके से ताकत ही थी, सती थी, ठीक है, तब तो वो काम कर पाते थे, वरना असंभव है। तो रानी पद्मनी के द्वारा प्रथम समय जौहर किया जाता है। और
दूसरी चीज याद रखना, दूसरे साके के अंदर जौहर कौन करते हैं? तो आड़ी रानी कर्मावती, आड़ी रानी कर्मावती, आड़ी रानी कर्मावती के द्वारा। और इसी समय कर्मावती सहायता मांगने के लिए हुमायूं को राखी भेजती हैं। हुमायूं को क्या भेजती हैं? राखी भेजती हैं। हुमायूं सहायता के लिए आने वाला होता है। उस समय कहा जाता है कि आक्रमणकारी बहादुर शाह थे, वो दे देते हैं इस युद्ध को धार्मिक नाम, कि मैं आक्रमण थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो जिहाद कर रहा हूं। और जिहाद के अंदर एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के आगे आएगा तो ये संपन्न कैसे होगा? ठीक है, तो देखो हाड़ी रानी कर्मावती की सहायता में हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाते और हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में क्या हो जाता है? जौहर। तीसरे साके के अंदर केसरिया तो जयमल और फत्ता सिसोदिया करते हैं, और फत्ता की पत्नी होती है फूल कंवर। क्या नाम होता है? फूल कंवर। इनके द्वारा क्या किया जाता है? जौहर किया जाता है। ठीक है, एक और परीक्षा के अंदर याद रख लेना, आक्रमणकारी कौन थे, किसने आक्रमण किया? प्रथम आक्रमण के समय मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ, उस समय आक्रमणकारी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे आक्रमण के समय थे बहादुर शाह, गुजरात शासक, हाँ गुजरात शासक बहादुर शाह, याद रह जाए, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। तीसरे समय आक्रमणकारी कौन होते हैं? तो अकबर। तीसरे समय कौन है? अकबर। आक्रमण करने वाला शासक कौन है? अकबर। ये तीन साके थे चित्तौड़ के, ये तीनों भी क्या रख लेना? याद रख लेना। ठीक है, तीनों ही साके क्या रख लेना? याद। इसके साथ अपने चित्तौड़ का क्रम कंप्लीट होता है, चित्तौड़ का दुर्ग पूरा होता है। समझ में आयो? अरे समझ में आयो? कोई समस्या? कोई समस्या को नहीं? तो इनके साथ अपने